हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको नया टॉपिक स्टार्ट करा रही हूँ। मैं कल हमने जो है लास्ट में पढ़ा था कि कंपनी का जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना, तो कुछ प्रलेख रजिस्ट्रार के पास जमा करवाने पड़ते हैं, है ना। तो उसमें से कुछ प्रलेख हैं जिनका वर्णन मैं बताऊँगी आपको। सबसे पहला पॉइंट आता है उसमें संस्थापन प्रलेख। संस्थापन प्रलेख को कंपनी का सीमा नियम भी कहते हैं, है ना। इसको सीमा नियम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सीमा नियम जो होता है ना, वो कंपनी की सीमाओं को तय करता है। यानी कंपनी को जो सीमाएं तय कर दी जाती है सीमा नियम में, उसी के अंदर रहकर कंपनी को कार्य करना होता है। कोई भी कंपनी सीमा नियम से परे कोई कार्य नहीं कर सकती है ना। तो संस्थापन प्रलेख के बारे में देखिए। कंपनी का संस्थापन प्रलेख प्रमुख प्रलेख होता है, क्योंकि कंपनी के उद्देश्यों को परिभाषित करता है और कानूनन कोई भी कंपनी संस्था के संस्थापन प्रलेख से हटकर चाहे कोई कार्य नहीं कर सकती है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 सेक्शन 56 के अनुसार संस्थापन प्रलेख से आशय एक कंपनी के ऐसे संस्थापन प्रलेख से है जो इस अधिनियम या इससे पूर्व किसी अधिनियम के अनुसरण में मूल रूप से बनाया गया हो या समय समय पर संशोधित किया गया हो, है ना। ये जो कंपनी अधिनियम की परिभाषा दे रखी है ना, कंपनी अधिनियम 2013 की, है ना। तो इसमें ये बताया गया है कि संस्थापन प्रलेख वह प्रलेख होता है जो या तो इस अधिनियम का मतलब कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत बनाया गया हो, या इससे पहले वाले अधिनियम यानी कि कंपनी अधिनियम 1956 या और भी कोई अधिनियम हो सकता है, उसके अंतर्गत मूल रूप से बनाया गया हो और समय समय पर उसमें संशोधन किया गया हो। ठीक है। संस्थापन प्रलेख में विभिन्न धाराएं होती। धाराएं का मतलब इसका दूसरा नाम है धाराओं का वाक्य, है ना। जो कंपनी का संस्थापन प्रलेख यानी सीमा नियम जो होता है ना, इसको सीमा नियम भी कहते हैं। तो सीमा नियम में कुछ धाराएं होती, धाराएं या इसको हम वाक्य भी कह सकते हैं ना, जो सीमा नियम में जो है उल्लेखित होते हैं। सबसे पहला है नामखंड। इस धारा में कंपनी का नाम दिया होता है जिससे कंपनी जानी जाती है और जिसका अनुमोदन रजिस्ट्रार ने पहले ही कर दिया। यानी कि मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था प्रस्तावित नाम का अनुमोदन, कि जो भी हम कंपनी का नाम रखना चाहते हैं ना, तो जो प्रस्तावित नाम, जैसे हमने 3 नाम रखे प्रस्तावित, वो कंपनी के रजिस्ट्रार के पास भेजने पड़ते हैं एक फॉर्म भर के, और फिर कंपनी का रजिस्ट्रार ये देखता है कि नाम सही है या नहीं है ना। कहने का मतलब है, नाम सही का मतलब होता है कि कोई अन्य कंपनी का नाम तो नहीं है, या कानून द्वारा वैध है या नहीं है। जो भी नाम के बारे में जो भी कंपनी का रजिस्ट्रार है वो जांच पड़ताल करता है, फिर नाम है उसको पास कर देता है। ठीक है ना, तो अनुमोदन कर देता है जिसका। ठीक है, तो ये नाम का अनुमोदन कर दिया जाता है। दूसरा है पंजीकृत कार्यालय खंड। इस धारा में उस राज्य का नाम दिया जाता है जिसमें कंपनी का प्रस्तावित पंजीकृत कार्यालय। इस अवस्था में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के निश्चित पते की आवश्यकता नहीं होती। यानी पंजीकृत कार्यालय का मतलब होता है कि रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी का कहाँ होगा, है ना। तो इसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है, जगह तय नहीं हो पाती है ना। तो प्रॉपर एड्रेस हमारे पास नहीं होता अभी कि हम कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय कहाँ खोलेंगे। तो हमें क्या होता है, इस वाक्य के अंदर कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय का राज्य का नाम देना होता है ना, कि कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय जैसे राजस्थान में रहेगा, है ना, राज्य का नाम देना है। बाकी एड्रेस वगैरह सब हम बाद में दे सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन बाद में कब देना है, कंपनी का समामेलन यानी रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर अंदर हमें इसके रजिस्टर्ड कार्यालय का एड्रेस वगैरह जो भी है वो रजिस्ट्रार को सूचित कर देना होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है उद्देश्य खंड। इस खंड में संस्थापन प्रलेख की सबसे महत्वपूर्ण धारा है। महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि इसमें उद्देश्यों से हटकर कोई भी कार्य नहीं कर सकती है। उद्देश्य से हटकर कोई कार्य अगर कोई कंपनी करती है ना, तो वैध नहीं होता है, मान्य नहीं होता है ना। तो उद्देश्य की धाराओं को भी 2 उपधाराओं में बांटा गया है। पहला है मुख्य उद्देश्य। इस उपखंड में उन मुख्य उद्देश्यों को सूचीबद्ध किया जाता है जिनको लेकर कंपनी का निर्माण किया गया है। ध्यान रहे, कोई भी कार्य कंपनी के प्रमुख उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। यानी कोई भी कार्य जब कंपनी करती है तो उसका उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य मेन होता है, उसको लेकर ही कार्य करती है। ठीक है ना। और इसमें क्या है कि देखिए, इसमें भले मतलब इसमें उद्देश्य की स्पष्ट रूप से ज़्यादा व्याख्या भले नहीं की गई हो, लेकिन फिर भी वो न्याय संगत माना जाएगा। कहने का मतलब है प्रमुख उद्देश्य जो भी कंपनी का है उसी को प्राप्त करने के लिए कंपनी कार्य करती है। दूसरा है अन्य उद्देश्य। जिन उद्देश्यों को प्रमुख उद्देश्य में सम्मिलित नहीं किया जाता है वो उसे अन्य उद्देश्य में रखती है। और कंपनी के अन्य उद्देश्य यानी कि जो भी है
जो कंपनी तय करती है वो इसके अंदर आ जाएंगे। और वैसे तो अन्य उद्देश्य को जो है विशेष प्रस्ताव पारित करना पड़ता है और यह कंपनी की साधारण सभा में ये प्रस्ताव पारित करके और केंद्र सरकार से भी अनुमोदन करवाना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दो उद्देश्य होते हैं, मुख्य उद्देश्य और अन्य उद्देश्य। ठीक है, अगला है दायित्व खंड। इस खंड में सदस्यों की देयता को उनके स्वामित्व के अंशों पर अदत्त राशि तक सीमित करते। कहने का मतलब है कंपनी में, मैंने आपको पहले कंपनी का जब पढ़ाया था तो बताया था कंपनी में सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। और मैंने आपको बताया भी था सीमित दायित्व का मतलब ये होता है कि हमने कंपनी के जितने शेयर खरीदे उसकी जो अमाउंट है उसमें से जितना हमने पेमेंट कर दिया है और जो बचा हुआ जो है ना, उतना तक ही हमारा दायित्व रहेगा। बाकी हमारी पर्सनल संपत्ति भी कोई आंच नहीं आती है। जैसे एक एग्जांपल बताया इसमें, उदाहरण के लिए माना एक अंशधारक ने 1000 शेयर 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से किए। 1000 शेयर 10 रुपये के हिसाब से नहीं, 10,000 रुपये। ठीक है ना, 10,000 के शेयर खरीदे और उन पर 6 रुपये प्रति शेयर से उसने भुगतान कर दिया, है ना, 6,000 का भुगतान कर दिया। तो अब उसकी जिम्मेदारी कितनी बाकी है? 4 रुपये प्रति अंश होएगी। अर्थात खराब से खराब स्थिति में भी उसे कितने मांगे जाएंगे? उससे 4,000 रुपये। यानी कि चाहे कंपनी को कितना भी लॉस क्यों न हो, उस शेयर होल्डर से, अंशधारक से कितने मांगे जाएंगे? जो बचा हुआ उसका पेमेंट है, बाकी बकाया जितना है उतनी ही राशि उसको देनी होगी। यानी कि 6,000 उसने पेमेंट कर दी पहले, तो अब 4,000 रुपये इसको देना है, चाहे कंपनी को कितना भी लॉस क्यों न हो। तो कहने का मतलब है इसमें दायित्व का उल्लेख होता है कि कंपनी के सदस्यों का दायित्व क्या होगा, उसका उल्लेख इस वाक्य में किया जाता है। नेक्स्ट है पूंजी खंड। इस धारा में उस अधिकतम पूंजी का वर्णन किया जाता है जिसे अंशों के निगमन द्वारा जुटाने के लिए कंपनी अधिकृत है। यानी कंपनी की जो अधिकृत पूंजी है, अधिकृत पूंजी का मतलब है कंपनी अधिक से अधिक कितनी पूंजी जारी कर सकती है, इशू कर सकती है, निगमन कर सकती है, यानी कितने शेयर निगमन कर सकती है, उस अधिकृत पूंजी का इस वाक्य के अंदर या इस खंड के अंदर उल्लेख किया जाता है ना। तो अब देखिए इसका भी एक एग्जाम्पल है। उदाहरण के लिए माना एक कंपनी की अधिकृत पूंजी 25 लाख रुपए है, जो 10 रुपये के 25 लाख अंशों में बटी हुई है। एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये और 25 लाख जो है अंशों में बटी हुई है। ये कंपनी की इस धारा में वर्णित राशि से अधिक की पूंजी के अंश कंपनी निगमित नहीं कर सकती। यानी अधिक से अधिक कंपनी इतनी ही पूंजी निगमित कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती, है ना। और जो संस्थापन प्रलेख है ना, सीमा नियम, उसमें जो हस्ताक्षर करते हैं ना, उनको जो है योग्यता अंश लेने पड़ते हैं। इसके बारे में पहले भी आपको मैंने बताया, योग्यता अंश होते हैं, विशेष प्रकार के अंश होते हैं जो कंपनी के जो संस्थापक बनते हैं उनको ये उन अंशों को क्रय करना पड़ता है। और जो संस्थापन प्रलेख में साइन वगैरह करते हैं ना, हस्ताक्षर करते हैं, उसमें लिखा जाता है कि कंपनी के योग्यता अंश उन्होंने ले लिए हैं। ठीक है, एक कंपनी के संस्थापन प्रलेख अनुसूची 1 की धारणी ABCDE में विशिष्टीकृत किए गए प्रारूप में होने चाहिए, जो ऐसी कंपनियों के अनुरूप हो। और संघ की सीमा नियम पर सार्वजनिक कंपनी होने पे कम से कम 7 और निजी कंपनी में कम से कम 2 व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए। यानी सीमा नियम में जो आपका संस्थापन प्रलेख है ना, जो भी बता रही हूँ मैं आपको, उसमें क्या होते हैं कि अगर सार्वजनिक कंपनी है तो 7 व्यक्तियों के हस्ताक्षर होंगे और निजी कंपनी है तो कम से कम 2 व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने आवश्यक है। तो ये आपको टॉपिक मैंने सीमा नियम का बता दिया है। तो सीमा नियम के जो प्रमुख खंड है उसके बारे में, खंड कहो या धाराएँ कहो, इसके कई नाम है ना, वाक्य कहो, ये बता दिया है। और सीमा नियम का दूसरा नाम जो है संस्थापन प्रलेख ही कहलाता है। अब दूसरा प्रलेख है कंपनी का अंतर नियम। अंतर नियम क्या होता है? कंपनी के जो आंतरिक प्रबंध होता है ना कंपनी का, उससे संबंधित सारे नियम अंतर नियम में लिखे होते हैं ना। जो कंपनी कार्य करती है ना, तो उसके अंदर कंपनी के कार्य करने वाले जितने भी कर्मचारी, अंशधारी जो भी है, सबके संबंधित जो भी नियम है वो कंपनी के अंतर नियम में दिए हुए होते हैं। कंपनी के अंतर नियम में कंपनी के अतिरिक्त मामलों के प्रबंधन से संबंधित नियम दिए होते हैं। ये नियम कंपनी के संस्थापन प्रलेख के सहायक नियम होते हैं। ये सहायक के रूप में है। देखो, संस्थापन प्रलेख तो कंपनी का प्रमुख प्रलेख है, ये सहायक प्रलेख कहलाता है। ये प्रलेख जो है वर्णित किसी भी व्यवसाय में न तो विरोध में होंगे न ही उसके ऊपर होंगे। एक कंपनी के पार्षद अंतर नियम में कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 1 और सारणी FGHI-J में दिए गए प्रारूप के अनुसार ही होने चाहिए, जो संबंधित कंपनियों के अनुरूप हो। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(5) के अनुसार
कंपनी के पार्षद अंतर नियम, ये इसका अर्थ आ रहा है कंपनी के पार्षद अंतर नियम वह हैं जो इस अधिनियम या इससे पूर्व किसी अधिनियम के अनुसरण में मूल रूप से बनाए गए हैं और समय समय पर संशोधित किए गए हैं। जैसे सीमा संस्थापन प्रलेख का अर्थ है ना, वैसे ही अंतर नियम का अर्थ कंपनी अधिनियम में दे रखा है, जो या तो इस अधिनियम में के अंतर्गत, यानी इस अधिनियम का मतलब 2013 कंपनी अधिनियम, और या इससे पहले वाले अधिनियम यानी 1956 या और भी कोई अधिनियम हो तो उसके अंतर्गत बनाया गया हो और समय समय पर संशोधित किया गया हो। ये था कंपनी का अंतर नियम का अर्थ। अब है कंपनी के जो ये पार्षद अंतर नियम है ना, उसमें कौन कौन सी विशेष वस्तु होती है, यानी कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर होते हैं जिसका उल्लेख इसमें किया जाता है। तो देखिए इसमें केवल आपको टॉपिक के नाम देखने, वर्णन नहीं आता है इसमें। अब कौन कौन से हैं, इसमें 33 दे रखे हैं पॉइंट, बस वो विषय वस्तु के होते हैं जो इसके नाम आपको देखने हैं। पहला है सारणी एफ का पूर्णतः अथवा अंशतः अपवर्जन, और दूसरा है प्रारंभिक अनुबंधों का स्वीकरण, तीसरा अंशों की संख्या और मूल्य, चौथा पूर्वाधिकार अंशों का निगमन, पाँचवा है अंशों का आवंटन, छठा है अंशों पर याचनाएँ, सातवां अंशों पर ग्रहणाधिकार, आठवां पॉइंट है अंशों का हस्तांतरण और प्रसारण, नौवां है नामांकन, 10वां है अंशों का हरण, 11वां पूंजी का प्रत्यावर्तन, 12 पुनर्खरीद, 13 नंबर पे अंश प्रमाण पत्र, 14 डिमेटिलाइजेशन, 15 है अंशों का स्टॉक में परिवर्तन, और 16 है मतदान अधिकार प्रतिप्रति, और 17 है सभाओं और समितियों से संबंधित नियम, 18 है निदेशक और उनकी नियुक्ति और अधिकारों का अंतरण, 19वां पॉइंट है नामांकित निदेशक, 20वां है ऋण पत्रों स्टॉक का निगमन, 21 अंकेक्षण समिति, 22 प्रबंध के निदेशक पूर्णकालीन निदेशक है प्रबंध सचिव, 23 अतिरिक्त निदेशक, 24 सील जो होती है ना मुद्रा या मोहर जो होती है, 25 निदेशकों का पारिश्रमिक, 26 सामान्य सभाएं, 27 निदेशकों की सभाएं, डायरेक्टर निदेशक का मतलब डायरेक्टर कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं ना उसके बारे में, 28 से उधार ग्रहण के अधिकार, 29 लाभांश और संचय, 30 लेखे तथा अंकेक्षण, 31 समापन, 32 नंबर पे क्षतिपूर्ति और 33 पे संचय का पूंजीकरण। 33 पॉइंट है, इनके वर्णन आपको नहीं देखने, वैसे इनके बारे में आपको जो अकाउंट्स पढ़ोगे ना, अकाउंट्स में आपके कंपनी का जो पढ़ोगे ना उसमें सब चीज़ें ये इनके बारे में जानकारी आप पढ़ोगे, ठीक है ना, अकाउंट्स के अंदर पढ़ोगे, ठीक है। नेक्स्ट है पार्षद सीमा नियम के विभिन्न प्रारूप। अब देखो प्रारूप क्या आते हैं, सीमा नियम कैसे बनाया जाता है, उसके अलग अलग प्रारूप दे रखे हैं, वो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी किस प्रकार की है। जैसे सारणी ए, वो सारणी है अंशों द्वारा सीमित कंपनी के लिए, ठीक है ना, जो अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी होती है उसके लिए। सारणी बी है गारंटी द्वारा सीमित कंपनी तथा बिना अंश पूंजी वाली कंपनी का। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी का मतलब होता है कि देखो पहला जो होता है ना ए वाला अंशों द्वारा सीमित कंपनी का, तो मतलब जो आपका उदाहरण आया था ना कि जितने आपने शेयर खरीदे, जितने चुका दिए और बाकी बचे हुए जितना आपको पेमेंट करना है अगर कंपनी की कोई स्थिति खराब हो तो, ठीक है ना। और गारंटी में क्या होता है, कंपनी के जो अंशधारी होते हैं ना वो कंपनी को एक गारंटी देते हैं कि जब भी कंपनी का समापन होगा या जब भी वो होगा तो वो निश्चित धनराशि कंपनी को देंगे, उस बात की वो गारंटी देते हैं, तो वो कहलाती है गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, ठीक है। या बिना अंश पूंजी वाली कंपनी भी इसके अंदर आती है, ठीक है। सारणी सी अंश पूंजी वाली गारंटी द्वारा सीमित कंपनी का पार्षद सीमा नियम। और अगला है सारणी डी बिना अंश पूंजी वाली असीमित कंपनी का पार्षद सीमा नियम। सारणी ई अंश पूंजी वाली असीमित कंपनी का पार्षद सीमा नियम। ये अलग अलग प्रकार की जो कंपनियां होती हैं ना उनके अलग अलग प्रकार के सीमा नियम के प्रारूप दे रखे हैं, ठीक है। अंतर नियम के प्रारूप में देखिए सारणी एफ अंशों द्वारा सीमित कंपनी का पार्षद अंतर नियम। सारणी जी अंश पूंजी गारंटी वाली सीमित कंपनी का पार्षद अंतर नियम। सारणी एच बिना अंश पूंजी वाली गारंटी द्वारा सीमित कंपनी का पार्षद अंतर नियम। सारणी आई अंश पूंजी वाली असीमित कंपनी का पार्षद अंतर नियम। सारणी जे बिना अंश पूंजी वाली असीमित कंपनी का पार्षद अंतर नियम। इस प्रकार से ये सीमा नियम और अंतर नियम के जो प्रारूप है वो अलग अलग सारणियों में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत दे रखे हैं। तो जिस प्रकार की भी कंपनी होगी उसके अकॉर्डिंग उस प्रारूप को लागू किया जाएगा, ठीक है। ये टॉपिक भी आपका अंतर नियम और सीमा नियम यानी कि दोनों का टॉपिक आपका जो है पूरा हो गया। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय।